हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं शुरू की है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो टू द पॉइंट करवाए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई जाती है उसे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन वीडियोज़ की हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इसका डिटेल पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक के जो क्लास नोट्स हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो उसे ज़रूर पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य का नाम आया है तो इससे संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये कब किया गया था। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो उस समय आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी। तो उस समय आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो उस समय आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी और 1956 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल ही रही थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1956 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी तो करनूल थी, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी ये जो तटरेखा की लंबाई है ना ये सबसे अधिक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है तो 974 किलोमीटर है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये भारत का दूसरा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। गुजरात जो है ये भारत का पहला राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। गुजरात राज्य की ये जो तटरेखा की लंबाई है ना ये कितनी है तो 1200 किलोमीटर है। कितनी है 1200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया के हिसाब से पूरे भारत में 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से जो आंध्र प्रदेश है ये पूरे भारत में 10वें स्थान पर आता है। नोट डाउन कर लीजिए। जो आंध्र प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 10वें स्थान पर आता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 13 जिले हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो शहर है ये आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, तो आंध्र प्रदेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप मैप में देखिए। पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों की जो सीमा है ये आंध्र प्रदेश के साथ स्पर्श होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, अमरावती, और यहाँ पे जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 13। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वाभूषण हरिचंद। विश्वाभूषण हरिचंद जो हैं ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं, ठीक है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 175 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 58 सीटें हैं, ठीक है। और फ्रेंड नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य है यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे विधानसभा की भी सीटें हैं, यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं। देखिए विधानसभा की जो सीटें हैं ये हमारे भारत के सभी राज्यों में स्थित हैं, लेकिन जो विधान परिषद की सीटें हैं ना ये केवल हमारे भारत के 6 राज्यों में उपलब्ध हैं। हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब आपको मालूम है कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि ये 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जहाँ पे विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। दूसरा राज्य है कर्नाटक, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है तेलंगाना, पांचवा राज्य है उत्तर प्रदेश और छठा राज्य है महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन 6 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये अमरावती में स्थापित किया गया है, ठीक है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट की स्थापना 2019 में की गई थी और ये हमारे भारत का 25वां हाई कोर्ट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जिसे अमरावती में स्थापित किया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस कौन है। तो उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी जो है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अरमा-कोंडा चोटी है ये कहाँ पे है। तो अरमा-कोंडा चोटी ये आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। अरमा-कोंडा चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो अरमा-कोंडा चोटी ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। अब यहाँ पे अरमा-कोंडा चोटी का नाम आया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अरमा-कोंडा चोटी है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अरमा-कोंडा चोटी। अरमा-कोंडा चोटी जो है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा 2 प्रमुख नदियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी का नाम आया है, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे गिरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है गोदावरी नदी। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है और राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है नीम का वृक्ष। जो राजकीय फूल है उसका नाम है चमेली का फूल। और जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण। जो ब्लैक बक है ये आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो तोता, पैरट जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। और प्रमुख नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश राज्य का ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आई होप आपने ये सभी नोट डाउन कर ली होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है जो कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो आप मैप में देखिए ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना ये है कर्क रेखा। अब देखिए ये हमारे भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है। तो पहला राज्य है गुजरात। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा राज्य है राजस्थान। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है झारखंड। छठा राज्य है वेस्ट बंगाल। सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये होकर गुजरती है। यहाँ पे आपसे बताया गया कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य से। जो झारखंड राज्य है यहाँ से कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। तो यहाँ पे झारखंड राज्य का नाम आया है तो इससे संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि झारखंड को किस राज्य से अलग किया गया है। तो झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया है ये पूछा जाए तो झारखंड को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना है ये 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। और झारखंड जो है ये हमारे भारत का 28वां राज्य था। 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 89,714 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 15वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये हमारे भारत में 14th नंबर पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो झारखंड राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उड़ीसा, पांचवा राज्य है पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ झारखंड राज्य की जो सीमा है ये लगती है। इन 5 राज्यों के नाम फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन करिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ झारखंड राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो है रांची।
जो रांची है ये झारखंड राज्य की राजधानी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रांची ही झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो राजधानी है झारखंड राज्य की रांची, यही झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। और वर्तमान में झारखंड राज्य के गवर्नर कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में झारखंड राज्य के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। रमेश बैस जो हैं ये वर्तमान में झारखंड राज्य के गवर्नर हैं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है ये वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 81 सीटें हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है ये रांची में ही स्थित है। झारखंड राज्य का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो रांची में स्थित है। और वर्तमान में झारखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि रंजन। रवि रंजन जो है ये वर्तमान में झारखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो पारसनाथ चोटी जो है ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1382 मीटर है। और यहाँ पे पारसनाथ चोटी का नाम आया है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पारसनाथ चोटी है ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे पारसनाथ चोटी का नाम आया है, तो इससे संबंधित एक इतिहास का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि पारसनाथ चोटी पर ही जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने अपना शरीर कहाँ पे त्यागा था, तो पारसनाथ चोटी पर ही त्यागा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसनाथ चोटी पर ही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पारसनाथ चोटी जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे है ये, तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि झारखंड राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कि झारखंड राज्य से होकर बहती हैं। दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल का वृक्ष। और राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश जो है ये झारखंड राज्य का राजकीय फूल है। राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी जो है ये झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। और पक्षी कौन सा है झारखंड राज्य का राजकीय, तो कोयल। कोयल जो है ये झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो है ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हजारीबाग नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है, तो हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये भी झारखंड राज्य में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और ये किस नदी पर स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पे ये स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी झारखंड राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ये सबसे अधिक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की ये जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ये कितनी है, तो गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। कितनी है, तो 1200 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश जो है ये
भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। कितनी है? तो 974 किलोमीटर है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। कितनी है? तो 974 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे गुजरात का नाम आया तो गुजरात राज्य के बारे में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ये सबसे अधिक है। कितनी है? तो 1200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कच्छ जिला ये कहाँ पे स्थित है, तो कच्छ जिला जो है ये गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे कच्छ जिला का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात का जो कच्छ जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है कच्छ जिला। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे जिला। जो माहे जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ना ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबीथू। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिगमेलियन पॉइंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया होगा तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था, तो गुजरात राज्य का जो गठन है ये 1 मई 1960 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गुजरात है ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गुजरात है ये पूरे भारत में 5वें नंबर पर आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 9वें स्थान पर आता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे भारत में 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की जो सीमा है ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो गुजरात की जो सीमा है ये हमारे भारत के 3 राज्यों के साथ लगती है। ये 3 राज्य कौन कौन से आप मैप में देखिए। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ गुजरात राज्य की सीमा लगती है। ये केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। और एक
एक देश के साथ भी गुजरात राज्य की सीमा लगती है। इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी गुजरात राज्य की सीमा लगती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गुजरात के साथ भारत के 3 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की, और एक देश है पाकिस्तान जिसके साथ गुजरात राज्य की सीमा स्पर्श होती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। और पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की कितनी सीमा लगती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की 506 किलोमीटर जो सीमा रेखा है ये स्पर्श होती है। 506 किलोमीटर जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की स्पर्श होती है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो गुजरात राज्य की जो राजधानी है ये गांधीनगर है। और गुजरात राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो गुजरात राज्य में कुल 33 ज़िले हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गुजरात राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है ये गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ पे अहमदाबाद का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद शहर ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये अहमदाबाद शहर में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं ये वर्तमान में गुजरात राज्य के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उनका नाम है विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जो है ये वर्तमान में गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की यहाँ पे 182 सीटें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए गुजरात राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात राज्य का जो हाई कोर्ट है ये अहमदाबाद शहर में ही स्थित है। गुजरात राज्य का जो उच्च न्यायालय है ये अहमदाबाद शहर में स्थित है। और वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है विक्रम नाथ। विक्रम नाथ वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि गुजरात राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी जो हैं ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि गुजरात राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदियाँ जो हैं ये गुजरात राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नर्मदा नदी का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। और जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो गोदावरी नदी थी। ठीक है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर थी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो वो कृष्णा नदी थी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ से ये बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो गुजरात राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद का वृक्ष। और राजकीय फूल कौन सा है, तो गेंदे का फूल जो है ये गुजरात का राजकीय फूल है। और राजकीय फल कौन सा है, तो आम का फल जो है ये गुजरात राज्य का राजकीय फल है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतदा ये कहाँ पे स्थित हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल
स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतला, ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतला ये किस राज्य में स्थित हैं, तो ये गुजरात राज्य में स्थित हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये किसकी प्रतिमा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अब यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस बांध पर बनाया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार सरोवर बांध पर बनाई गई है। ये कहाँ बनाई गई है, तो ये सरदार सरोवर बांध पर बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतला ये कहाँ पे स्थित है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो धोलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जो स्विमिंग पूल के साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जल कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बंदरगाह के जो साक्ष्य हैं ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी गुजरात राज्य के बारे में, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये कहाँ पे बनाई गई है, तो ये गुजरात राज्य में बनाई गई है। किस बांध पर ये बनाई गई है, तो सरदार सरोवर बांध पर ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। अब आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को छूती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, तो आप मैप में देखिए। पहला राज्य है उत्तराखंड जिसकी जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड और आठवां है बिहार। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भारत के 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। इन 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श होती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो सीमा है ये भी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो इससे संबंधित भी जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है। अब आपको
मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 ज़िले हैं। और लखनऊ का नाम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये पूछा जाए तो कानपुर, जो कानपुर है ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमारे भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इन 6 राज्यों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 31 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 403 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 100 सीटें हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो प्रयागराज कर दिया गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि गंगा, यमुना, गोमती, चंबल और बेतवा, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे यमुना नदी का नाम आया तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो यमुना नदी है ये गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो जो यमुना नदी है ये गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है ये, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का वृक्ष जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय फूल है। और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। अब आपको बताना है कि समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती हैं। तो आपको जो मैप में हाईलाइट किया हुआ एरिया है ना, ये है भारत का वो हिस्सा जो कि समुद्र के साथ लगा हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है कर्नाटक, चौथा राज्य यहाँ पे है गोवा, पांचवा राज्य है केरल, छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा, नौवां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो समुद्र के साथ भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं। एक बार फिर से इन 9 राज्यों के नाम रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, नौवां है पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की जो सीमा है ये समुद्र के साथ लगती है। अब हम देखेंगे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ लगे हुए हैं। तो देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, चौथा केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दादर और नगर हवेली और जो दमन और द्वीप था, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। ठीक है, तो समुद्र के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये समुद्र के साथ स्पर्श होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समुद्र के साथ भारत के कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13। तो समुद्र के साथ भारत के कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये लगे हुए हैं, जिसमें से 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ सटे हुए हैं। इन 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा है कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हरियाणा में पाए जाते हैं, और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम आया तो इससे संबंधित जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो मध्य प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। और मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये पूछा जाए तो वो है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है गुजरात, चौथा राज्य है महाराष्ट्र और 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। क्या है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी? तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल 52 जिले हैं।
मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है वह है इंदौर। इंदौर जो शहर है ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ पे इंदौर का नाम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदौर शहर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये इंदौर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब आपको मालूम चाहिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और यहाँ पे राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य में। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये स्थित है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं, तो इन नदियों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां? नर्मदा, सोन, चंबल और बेतवा, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर थी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये भी मैंने आपको बताया था, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी थी और कृष्णा नदी ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद का वृक्ष। राजकीय फूल कौन सा है, तो लिली का फूल जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। और राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धुआंधार वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछ ली जाए कि पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मेघालय के मौसीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अब यहाँ पे मेघालय का नाम आया तो इससे संबंधित भी जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और मेघालय जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, तो मेघालय राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत
में 22 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? तो 22वें नंबर पर आता है मेघालय राज्य। और मेघालय राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मेघालय राज्य का क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो मेघालय है ये पूरे भारत में 22वें स्थान पर ही आता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो 22वें स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मेघालय की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो मेघालय की जो सीमा है ये भारत के केवल एक राज्य के साथ लगती है। इस राज्य का नाम क्या है? तो इस राज्य का नाम है असम। असम के साथ मेघालय राज्य की सीमा लगती है। और एक देश के साथ मेघालय राज्य की सीमा लगती है, इस देश का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मेघालय की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और मेघालय का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये पूछा जाए तो मेघालय का सबसे बड़ा शहर है शिलांग। शिलांग ही मेघालय का सबसे बड़ा शहर भी है और ये मेघालय की राजधानी भी है। और मेघालय में कुल कितने ज़िले हैं? तो मेघालय में कुल 11 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? तो मेघालय में कुल 11 ज़िले हैं। और वर्तमान में मेघालय के गवर्नर कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो हैं ये वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। और मेघालय के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो कनरोड संगमा। कनरोड संगमा जो हैं ये वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेघालय का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मेघालय का जो हाई कोर्ट है ये शिलांग में ही स्थित है। और वर्तमान में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है विश्वनाथ सोमाडर। विश्वनाथ सोमाडर जो हैं ये वर्तमान में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीट है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेघालय हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो विश्वनाथ सोमाडर जो हैं ये वर्तमान में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी मेघालय राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? आपको बताना है कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने राज्य जो हैं ये स्पर्श होते हैं। तो आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये है भारत की स्थल सीमा। ये क्या है? ये भारत की स्थल सीमा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत की कितने राज्य लगते हैं। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है गुजरात जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगता है। दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है उत्तराखंड, छठा है उत्तर प्रदेश, सातवां है बिहार, आठवां है सिक्किम, नौवां है असम, 10वां है अरुणाचल प्रदेश, 11वां है नागालैंड, 12वां है मणिपुर, 13वां है त्रिपुरा, 14वां है मिजोरम, 15वां है मेघालय और 16वां है पश्चिम बंगाल। तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 16 राज्य लगे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 16 राज्यों की जो सीमा है ये स्पर्श होता है। एक बार फिर से इन 16 राज्यों के नाम रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। इन 16 राज्यों के साथ भारत की स्थल सीमा जो है ये स्पर्श होती है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ भारत की जो स्थल सीमा है ये स्पर्श होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब इससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है,
और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि भारत की तट सीमा के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है पुद्दुचेरी, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप था, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इसे मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है? तो 8 है। ठीक है, देखिए जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उस समय हमारे भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप जो कि पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ये 8 हो गई है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, चौथा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, छठा केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, और सातवां केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी, आठवां केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तट सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तट सीमा की जो कुल लंबाई है ये 7516 किलोमीटर है। कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसकी कुल लंबाई पूछा जाए कितनी है, तो केवल प्रायद्वीपीय भारत की तट सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तट सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि भारत का वह भाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो ये मैंने जो ब्लैक कलर से एरिया ड्रॉ किया है, ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं? आपको बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की ना ही स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो दिल्ली और चंडीगढ़ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी जो सीमा है ये ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की ये तट सीमा के साथ स्पर्श होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है तेलंगाना जो ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगता है और ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगता है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है हरियाणा और 5वां राज्य है झारखंड। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं। इन 5 राज्यों के नाम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना।
इन 5 राज्यों की जो सीमा है ये ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में से दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश ये भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश राज्य की ये जो तटरेखा की लंबाई है ये कितनी है? तो 974 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक थी? तो वह है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की ये जो तटरेखा की लंबाई है ये 1200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आपको बताना कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश में घिरा हुआ है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है ये पश्चिम दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये उत्तर दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ये दक्षिण दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे त्रिपुरा का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा जो है ये उत्तर पूर्व स्टेट की 7 सिस्टर का भाग है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनें कौन कौन सी हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य की जो 7 बहनें हैं उनके नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, 5वां है मिजोरम, छठा है मणिपुर और 7वां है नागालैंड। इन 7 राज्यों को नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर के नाम से किन किन राज्यों को जाना जाता है, तो एक बार फिर से इन राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन 7 राज्यों को नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे त्रिपुरा का नाम आया तो इससे संबंधित जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो त्रिपुरा राज्य को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था तो उस समय त्रिपुरा की जो स्थापना है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो त्रिपुरा है ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो त्रिपुरा है ये पूरे भारत में 27वें नंबर पर आता है। त्रिपुरा राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 22,429 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 22 नंबर पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से जो त्रिपुरा है ये पूरे भारत में 22 नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 27वें नंबर पर आता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। त्रिपुरा के साथ भारत के केवल 2 राज्यों की सीमा लगती है। ये 2 राज्य कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला राज्य है असम और दूसरा राज्य है मिजोरम। तो असम और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा त्रिपुरा राज्य के साथ लगती है। और एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा में कुल कितने ज़िले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिपुरा में कुल 8 ज़िले हैं। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है और त्रिपुरा में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में त्रिपुरा के, उनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव जो हैं ये वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। और त्रिपुरा राज्य का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिपुरा राज्य का जो हाई कोर्ट है ये अगरतला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अगरतला में ही त्रिपुरा राज्य का हाई कोर्ट जो है ये स्थित है। और वर्तमान में त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। अकील अब्दुल हामिद कुरैशी जो हैं ये वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कर्नाटक का नाम आया तो इससे संबंधित भी सभी क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कर्नाटक है ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो एरिया के हिसाब से जो कर्नाटक है ये पूरे भारत में 6ठे नंबर पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तो 6वें नंबर पर आता है। तो कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल है ये 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो कर्नाटक है ये पूरे भारत में 8वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो कर्नाटक की जो सीमा है ये भारत के 6 राज्यों के साथ लगती है। ये 6 राज्य कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है गोवा, तीसरा राज्य है केरल, चौथा राज्य है तमिलनाडु, 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश और 6ठा राज्य है तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों की जो सीमा है ये कर्नाटक के साथ लगती है। एक बार फिर से इन 6 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है गोवा, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य है केरल, 5वां राज्य है तमिलनाडु और 6ठा राज्य है तेलंगाना। इन 6 राज्यों की सीमा कर्नाटक के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कर्नाटक का जो सबसे बड़ा शहर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु ही कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ पे बेंगलुरु का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बेंगलुरु का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये बेंगलुरु में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु में ही स्थित है। और बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी भी है और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है। और बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है। तो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो हैं ये वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में कर्नाटक के? तो बसवराज बोम्मे। बसवराज बोम्मे जो हैं तो ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? तो 31। वर्तमान में कर्नाटक में कितने ज़िले हैं? तो 31 ज़िले हैं। ठीक है। और वर्तमान में कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लोकसभा की सीटें कर्नाटक राज्य में हैं 28। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ पे 224 सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ पे 75 सीटें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विसदनात्मक विधानमंडल किन किन राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। इन 6 राज्यों में से एक है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में भी है द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी कि यहाँ पे विधानसभा की भी सीट है और विधान परिषद की भी सीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है। तो कर्नाटक राज्य का जो हाई कोर्ट है ये बेंगलुरु में ही स्थित है। और वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवास ओका। अभय श्रीनिवास ओका जो है ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां कर्नाटक राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक राज्य से होकर बहती हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी ये कर्नाटक
के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। और किस पहाड़ी से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो चंदन का वृक्ष जो है ये कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। फूल कौन सा है? तो कमल का फूल कर्नाटक का राजकीय फूल है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इंडियन रोलर। इंडियन रोलर जो है ये कर्नाटक का राजकीय पक्षी है। और कर्नाटक की प्रमुख भाषा कौन सी है ये पूछा जाए तो वो है कन्नड़ भाषा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्नड़ भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा जो है ये कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि शिव समुद्रम वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है? तो शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि गोरसप्पा यानी कि जो जौग जलप्रपात है यानी कि जो जौग वाटरफॉल है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि शिव समुद्रम, कुंचिकल और जौग जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है तो वो है कुंचिकल वाटरफॉल। ये किस नदी पर स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वराही नदी पर स्थित है। किस नदी पे ये स्थित है? तो ये वराही नदी पे स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि शिव समुद्रम वाटरफॉल ये किस नदी पे स्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे स्थित है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जौग जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? तो जौग वाटरफॉल जो है ये शरावती नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं। अगर ये पूछा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा ये कहाँ पे स्थित है? तो गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति ये कहाँ पे है कर्नाटक में ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पे है? तो ये श्रवणबेलगोला में है। ये जो बाहुबली हैं ये किसके पुत्र थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बाहुबली जो है ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव इनके पुत्र थे। कौन थे? तो जो बाहुबली थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा ये कहाँ पे स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित है कर्नाटक राज्य के। और कुंचिकल वाटरफॉल ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। किस नदी पे ये स्थित है? मैंने अभी आपको बताया, तो ये वराही नदी पे स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तभी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो है गोवा। गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इनमें से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये हम देखेंगे पहले। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट है कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 7वें स्थान पर आता है। जो गुजरात है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 5वें स्थान पर आता है। और जो कर्नाटक है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। और जो तमिलनाडु है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 10वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल है ये सबसे कम है। तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 10वें स्थान पर आता है। ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु का नाम आया तो इससे संबंधित जनरल नॉलेज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए, तो नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि जो तमिलनाडु है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो 10वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर ये आता है? तो ये 10वें स्थान पर आता है। ठीक है। और तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल कितना है ये भी मैंने आपको बताया। तो तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो तमिलनाडु राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के 3 राज्यों के साथ लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ तमिलनाडु राज्य की सीमा लगती है। तो चलिए देख लेते हैं ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है कर्नाटक, तीसरा राज्य है केरल। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल 3 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ तमिलनाडु राज्य की सीमा लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा तमिलनाडु राज्य के साथ स्पर्श होती है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ये किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या है? तो कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कन्याकुमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। और वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है ये वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में तमिलनाडु का ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एम.के. स्टैलिन। एम.के. स्टैलिन जो हैं ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 39 सीटें हैं तमिलनाडु राज्य में। और राज्यसभा की यहाँ पे 18 सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ पे 234 सीटें हैं। अगला प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु का हाई कोर्ट जो है ये चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु के हाई कोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास हाई कोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी जो है ये वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो तमिलनाडु राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी है इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है और इस हाई कोर्ट का नाम है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है। तमिलनाडु राज्य और पुद्दुचेरी का एक ही हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का नाम है मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य से कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं। तो तमिलनाडु राज्य की जो प्रमुख नदियां हैं उनका नाम है कावेरी नदी और अमरावती नदी। कावेरी नदी और अमरावती 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि तमिलनाडु राज्य से होकर बहती हैं। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। तो कबड्डी का खेल जो है ये तमिलनाडु का राजकीय खेल है। और प्रमुख नृत्य कौन सा है तमिलनाडु राज्य का? तो वह है भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतनाट्यम नृत्य ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डोडा बेटा चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो डोडा बेटा चोटी जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और डोडा बेटा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और डोडा बेटा चोटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा चोटी। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे डोडा बेटा चोटी का नाम आया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डोडा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा चोटी। जो डोडा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि डोडा बेटा चोटी ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह है डोडा बेटा चोटी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह है अन्नाईमुड़ी चोटी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि तमिलनाडु राज्य को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो तमिलनाडु राज्य को पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। किस राज्य के नाम से जाना जाता था तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु को पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका नाम मद्रास से बदलकर तमिलनाडु कब किया गया है, तो इसका नाम मद्रास से बदलकर 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मद्रास से इसका नाम बदलकर तमिलनाडु 14 जनवरी 1969 को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जो है ये जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूरे भारत में 12वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिहार के बारे में भी सारी बातें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो बिहार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर है, तो 12वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। अगर ये पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना ही बिहार का सबसे बड़ा शहर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि बिहार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो बिहार के साथ भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है। ये 3 राज्य कौन कौन से, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है झारखंड, तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो बिहार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो बिहार के साथ भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और एक देश है नेपाल। नेपाल के साथ भी बिहार राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है, और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। ठीक है, और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में बिहार के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान। फागू चौहान जो है ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 243 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 75 सीटें हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको इन 6 राज्यों के नाम याद हो जाएं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे 2 सदनों वाली विधानमंडल है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इन 6 राज्यों के नाम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप याद कर लें। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है तेलंगाना और छठा राज्य है कर्नाटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है। तो बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है ये पटना में स्थित है। वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजय करोल। संजय करोल वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बिहार राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी और कोसी नदी जो है ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं जो कि बिहार राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे कोसी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का वृक्ष। राजकीय फल कौन सा है, तो वह है आम। और राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वह है गौरैया यानी कि स्पैरो। स्पैरो जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है। अब यहाँ पे गौरैया यानी कि स्पैरो का नाम आया तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजगिरी स्थल ये किस राज्य में स्थित है, तो राजगिरी जो स्थल है ये बिहार राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे राजगिरी स्थल का नाम आया तो इससे संबंधित एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि राजगिरी स्थल में ही जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाए कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगिरी स्थल में दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि बोध गया स्थल ये कहाँ पे स्थित है, तो बोध गया स्थल ये बिहार राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध गया स्थल का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध गया स्थल में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ये बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बौद्ध गया के नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध गया स्थल को 2002 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध गया स्थल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब रखा गया है, तो वर्ष 2002 में रखा गया है, ठीक है। अगर ये पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी बिहार के बारे में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक